नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड चुनाव के पहले चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। इसी बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि उन्हें चुनावी सभा करने से रोका जा रहा है। कल्पना सोरेन ने वीडियो में कहा कि आज अभी हम घाटशिला में हैं। घाटशिला में मेरा कार्यक्रम था, इसके बाद मेरा कार्यक्रम जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा में है। लेकिन अगर आप देखिए तो इस चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार किस तरीके से अपनी अनीति चला रही है और हम लोगों को चुनाव में सभा करने का परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुरम, लातेहार और तोरपा में जाकर अपना कार्यक्रम कर सकें। जगन्नाथपुर जाने से मुझे क्यों रोका जा रहा है? उसके बाद मुझे चुनावी कार्यक्रम में तोरपा और लातेहार भी जाना है। भाजपा और केंद्र सरकार की ये साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। हेमंत सोरेन की पत्नी ने आगे कहा कि अब ये झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, एक तो समय से पहले ये लोग चुनाव करा रहे हैं और 5 चरण का चुनाव 2 चरण में करा रहे हैं। आज जब पहले चरण का आखिरी दिन है तो ये हमारे आगे के कार्यक्रमों को बाधित कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इस बार झारखंड में कोई भी अनीति चालू नहीं रहेगी और आपने जो हमारे चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है, इसका जवाब झारखंड की जनता देगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर जारी सियासी सरगर्मी के बीच सोमवार को शिवसेना यूबीटी के प्रमुख और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यवतमाल में चुनाव प्रचार के दौरान उनके बैग की तलाशी ली गई। उद्धव ने सवाल उठाया कि जिस तरह से उनके बैग की तलाशी ली गई है, क्या उसी तरह पीएम मोदी या बीजेपी के किसी अन्य वरिष्ठ नेता के सामान की तलाशी ली जाएगी? उद्धव ठाकरे ने यह दावा तब किया जब वो यवतमाल के वानी में शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी संजय ढेरकर के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब वो हेलीकॉप्टर से वानी पहुंचे तो कई सरकारी अधिकारियों ने उनके बैग की जांच की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और वोटर से कहा कि वो उन अधिकारियों की जेब और पहचान पत्रों की भी जाँच करें जो उनकी जाँच करते हैं। यूपीएससी की तैयारी कराने वाले अवध ओझा एक चर्चित शिक्षक हैं। अवध ओझा सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल रहते हैं। इस बीच अब उन्होंने ऐसा दावा किया कि जिससे फिर वो चर्चा में हैं। उनसे सवाल पूछा गया था कि बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? इस सवाल का जवाब देते हुए अवध ओझा ने कहा, बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी हैं। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं तो उनका जवाब था, नहीं, मैं टिकट नहीं मांग रहा हूं। जिस तरह से राहुल गांधी ने मेहनत की है और अपनी जगह बनाई है वो उल्लेखनीय है। यूपीएससी के क्षेत्र में जैसा कोई 95 प्लस जाता है, वैसे ही राहुल जी का 99 पर प्री निकल गया है। उन्होंने कहा कि 2029 में मेंस निकल जाएगा और 2034 में इंटरव्यू सीधे प्रधानमंत्री बनेंगे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है और ये 84.38 तक पहुंच गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने इस मुद्दे पर एक्स पर पोस्ट करके केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बता दें, अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद ये आशंका भी बनी हुई है कि वो अपने दूसरे कार्यकाल में इंपोर्टेड सामानों पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। इसका असर चीनी युआन और भारतीय रुपए पर लगातार देखा जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है, कमजोर हो रहा है। इस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि रुपया अपने इतिहास के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। $1 बराबर 84.38 रुपए। सुप्रिया सुले ने कहा कि मोदी ने कहा है, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे पता है रुपया ऐसे गिर नहीं सकता। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है कि रुपया पतला होता जा रहा है? देश जवाब मांग रहा है। सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी का सीएम रहते हुए वीडियो ट्वीट किया है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को चुनाव आयोग के सामने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के संबंध में 8 शिकायतें उठाई। शिकायतों में वो शिकायत भी शामिल है जिसमें बीजेपी ने दावा किया कि SC, ST, OBC का आरक्षण लेकर माइनॉरिटी को दिया जा रहा है और ऐसा दावा कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। विपक्षी दल ने दावा किया कि उसके द्वारा उठाई गई सभी 8 शिकायतें चुनाव आयोग द्वारा वैलिड पाई गई हैं।
जयराम रमेश ने बीजेपी की ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में बताया जो फेक हैं और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि हम अनुरोध करते हैं कि माननीय चुनाव आयोग भाजपा के सभी सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट को तत्काल हटाने का निर्देश दे। इसके अलावा हम अनुरोध करते हैं कि माननीय आयोग भाजपा और उसके अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की है। महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी के संविधान खतरे में है वाले बयान पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। यही नहीं, केंद्र की सत्ताधारी पार्टी ने कांग्रेस नेता पर एक्शन के साथ ही एफआईआर दर्ज कराई। मणिपुर के जिरीबाम जिले में हुई एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 10 उग्रवादियों को मार गिराया। इस दौरान सीआरपीएफ के 2 जवान भी घायल हुए। ये मुठभेड़ उस वक्त हुई जब कुछ उग्रवादियों ने एक सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था। अभी मारे गए उग्रवादियों की पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार खबरें आती रहती हैं कि उनके और आलाकमान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उनको कभी भी सीएम पद से हटाया जा सकता है, इसलिए आलाकमान जोर लगाता रहता है। लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि योगी को मोदी अमित शाह का रास्ता साफ करने के लिए हटाएंगे। फिर यूपी में बीजेपी का लोकसभा में प्रदर्शन भी खराब रहा, जिसके बाद बीजेपी के दूत योगी के खिलाफ बोलने भी लगे थे। लेकिन अब कहा गया कि आरएसएस योगी पर हाथ रखे हुए है। फिर कहा गया कि उपचुनाव के नतीजे अगर खराब रहे तो योगी को हटाया जाएगा। और अब अखिलेश यादव ने भी भविष्यवाणी की है। अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद सीएम योगी को बीजेपी आलाकमान द्वारा हटाने का फैसला लिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छीन ली जाएगी। अखिलेश ने कहा कि योगी दिल्ली गए थे और चाहते थे कि अपना कुछ बनवा लें, लेकिन अपना कुछ बना नहीं, सब कुछ कार्यवाहक चल रहा है। अखिलेश ने कहा कि सरकार का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी यानी डीजीपी तक कार्यवाहक है और वो भी परमानेंट नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सोच रहा है कि कब इनको कुर्सी से हटाएं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया कि महाराष्ट्र में बीजेपी हारेगी और यूपी में कुर्सी छीन ली जाएगी। योगी का नारा बटोगे तो कटोगे चर्चा में बना हुआ है। बीजेपी के नेता चुनावी राज्यों तक में बोल रहे हैं। हालांकि मोदी इसके बाद अपना नारा लेकर आए कि एक हैं तो सेफ हैं। वो योगी के नारे की नकल है, लेकिन मोदी का नारा इतना नहीं चल रहा है जितना योगी का। जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि क्या योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे ने योगी का कद बढ़ा दिया है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी के सिर्फ 2 शब्दों बटोगे तो कटोगे ने पूरे देश के हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया है। और विरोधियों ने इस नारे की काट निकालने के लिए एक से बढ़कर एक विशेषज्ञों को लगातार इसकी काट का नारा ढूंढा जा रहा है। वो कहते हैं कि दरअसल मुख्यमंत्री योगी का कद वास्तव में अब इतना बड़ा हो गया है कि अब उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से उनके अपने ही असहज होने लगे हैं। जबकि अभी कुछ ही महीने पहले लोकसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से न सिर्फ हटाए जाने की बातें हो रही थीं और इसके लिए दिल्ली दरबार ने योगी को हाजिर होने को बुलाया था, उस समय उनका चेहरा भी परेशानी भरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उनके ही कई मंत्री उनकी सुन नहीं रहे थे और उनके द्वारा हार की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई बैठकों में उनके ही कई मंत्री शामिल नहीं हो रहे थे, ना ही अपने अपने क्षेत्र में हार की वजह पर कोई जवाब दे रहे थे। लेकिन अब योगी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि एक विचारधारा भी बनने लगे हैं। उनके विचार बनने के कई उदाहरण हैं जिन्हें दूसरे राज्यों की सरकारें भी फॉलो कर रही हैं। बुलडोजर चलाने से लेकर माफिया का एनकाउंटर जैसे मुद्दों पर उन्हें कई राज्यों की सरकारें फॉलो कर रही हैं। इसके अलावा वो हिंदुत्व के कट्टरवाद के लिए जाने जाते हैं और बहुत से लोग उन्हें हिंदू हृदय सम्राट जैसी उपाधियों से भी नवाजने लगे हैं। इस बार का बटोगे तो कटोगे का नारा इतनी तेजी से अपना असर दिखा रहा है कि विरोधी तो विरोधी, उनके अपने दल के बड़े कद वाले मठाधीश भी हिले हुए हैं। और जो अब तक योगी को डरा रहे थे, अब उन्हें भी डर लगने लगा है कि कहीं योगी का बढ़ता कद उनके लिए खतरा पैदा ना कर दे। फिलहाल ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि अब योगी आदित्यनाथ का कद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा राजनीति में और भी बड़ा हो चुका है और उनके नाम का डंका देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग बजाने लगे हैं।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी पर प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे छात्रों की पुलिस से नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने वही काम किया जो प्रतियोगी छात्रों के आवाज उठाने पर किया जाता रहा है। उसने छात्रों पर लाठियां भाजना शुरू कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। फोर्स ने छात्रों को काफी दूर तक खदेड़कर तितर बितर कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया नेत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करते बेरोजगार युवाओं पर आज लाठियां बरसाई जा रही हैं और झारखंड में पीएम मोदी पक्की नौकरी का जुमला फेंक रहे हैं। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यूपी में प्रतियोगी छात्रों पर लाठियां बरसाए जाने के बाद अखिलेश यादव ने इसकी निंदा की। उन्होंने दावा किया कि लोक सेवा आयोग में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, अब हर हाथ में तिरंगा लहराएगा, भाजपा का जुल्म सहा ना जाएगा। युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय कृत्य है। हम युवाओं के साथ हैं, जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के पनकी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को लेकर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब ये राम मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते, भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान नहीं दे सकते, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं दे सकते, बेटियों को सुरक्षा नहीं कर सकते, बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर नहीं निकाल सकते, गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते, तो फिर इनको चुनना ही क्यों है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, राम मंदिर निर्माण की 500 वर्षों की समस्या का 2 साल में समाधान हो गया। यूपी में योगी सरकार के कदमों की आलोचना करना और उनके खिलाफ खुलकर बोलना भारी पड़ सकता है, सरकार के कर्मचारी को तो खासकर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि योगी सरकार ने आईपीएस अधिकारी जसबीर सिंह को जबरदस्ती रिटायर कर दिया। जसबीर सिंह ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे और वर्षों पहले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत मामला दर्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जसबीर को जबरन रिटायर किए जाने के पीछे पहले 5 साल उन्हें निलंबित रखा गया और अब उन्हें जबरन रिटायर कर दिया गया। जसबीर सिंह ने चूंकि योगी आदित्यनाथ सरकार की एनकाउंटर नीति की भी आलोचना की थी, इसलिए ये कार्रवाई की गई। आलोचकों का तर्क है कि अनिवार्य रिटायरमेंट का हथियार जो मूल रूप से बेहतर प्रदर्शन न करने वाले अधिकारियों के लिए तैयार किया गया था, उसे अब असहमत अधिकारियों को चुप कराने के लिए तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। यशोवर्धन आजाद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जो अधिकारी चुपचाप अपनी बात रखते हैं वो रैंकों के भीतर आसानी से आगे बढ़ते हैं, जबकि मुखर लोगों को अक्सर दंड का सामना करना पड़ता है। भरोसा खो चुके सर्वे अब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर भी आए हैं। 2 सर्वे आए हैं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। कोई इंडिया को जिता रहा है तो कोई एनडीए को। कुल मिलाकर एक का तुक्का तो लग ही जाएगा। पहले बात झारखंड की करते हैं। मैट्रिक्स ओपिनियन पोल ने झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए भारी जीत की भविष्यवाणी की है और उसे 45 से 50 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक 18 से 25 सीटों पर सिमटता दिखाया गया है, जबकि निर्दलीय समेत अन्य चुनाव पर असर नहीं डाल रहे हैं। झारखंड चुनाव को लेकर एक और सर्वे है जो लोकपोल ने किया है। लोकपोल के सर्वे के मुताबिक 81 सीटों वाले झारखंड में इंडिया आगे है और देखा जाए तो सरकार बना सकता है, हालांकि बस 1-2 सीटों से ही आगे है। लोकपोल ने बताया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 36 से 39 सीटें ला सकता है, जबकि इंडिया 41 से 44 सीटें ला सकता है और अन्य के खाते में 3 से 4 सीटें जा सकती हैं। बता दें 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 47 सीटें जीती थीं, जबकि एनडीए को 25 सीटें मिली थीं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सर्वे आया है जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बन रही है। मैट्रिक्स ओपिनियन पोल की भविष्यवाणी के अनुसार महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति यानी महाराष्ट्र के एनडीए को 145 से 165 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है और विपक्षी एमवीए को 106 से 126 सीटें मिल सकती हैं।
झारखंड की तरह यहां भी अन्य दल नतीजों पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। वोट शेयर के मामले में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का विपक्ष पर दबदबा रहने की संभावना है। बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन को 47% वोट शेयर मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 41% वोट शेयर मिलने की संभावना है। निर्दलीय और अन्य 12% वोट शेयर हासिल करने की उम्मीद जता सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने सोमवार की सुबह राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। बता दें, रविवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपना कार्यकाल खत्म किया था। वो 2 साल से भी लंबे समय तक इस पद पर रहे थे। जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। सीजेआई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद अब जस्टिस खन्ना सीजेआई बन गए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या संजीव खन्ना की सरकार से बनेगी या ठनेगी। इसकी वजह यह भी है कि आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष होनी है। इन मामलों में बिहार में जाति जनगणना की वैधता, मैरिटल रेप, नागरिकता संशोधन अधिनियम, कई सालों से जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के केस के साथ ही पीएम मोदी से जुड़ी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जैसे मामले भी हैं। इसके अलावा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अधिनियम 2023 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इस मामले की सुनवाई नए चीफ जस्टिस की बेंच ही करेगी। अब आपको ये भी बता दें कि नए सीजेआई संजीव खन्ना 456 बेंच का हिस्सा रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 117 फैसले भी लिखे हैं। जस्टिस खन्ना ने कई महत्वपूर्ण मामलों में फैसला सुनाया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ही 26 अप्रैल को ईवीएम में हेरफेर के संदेह को निराधार करार दिया था। साथ ही पुरानी पेपर बैलेट प्रणाली पर वापस लौटने की मांग को खारिज कर दिया था। उन्होंने ईवीएम के फायदे गिनाए थे। हालांकि विपक्ष लगातार ईवीएम पर आरोप मढ़ता रहा है। बता दें, जस्टिस संजीव खन्ना उन 5 जजों की बेंच का भी हिस्सा थे जिसने राजनीतिक दलों के वित्त पोषण के लिए बनाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया था। जस्टिस संजीव खन्ना 5 जजों वाली बेंच का हिस्सा थे जिसने तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मोदी सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। जस्टिस खन्ना की बेंच ने ही पहली बार दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री को कथित आबकारी नीति घोटाले के केस में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी चुनावी नतीजों पर कहा कि भारत इसे लेकर नर्वस नहीं है। जयशंकर से पूछा गया था कि आप अमेरिकी चुनाव के नतीजों को भारत और अमेरिका संबंधों के नजरिए से कैसे देखते हैं, खास तौर पर पीएम मोदी की ट्रंप को दी गई बधाई और दोनों के बीच संबंधों को लेकर। इस पर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री उन पहले 3 लोगों में शामिल थे जिनका फोन नए राष्ट्रपति ट्रंप ने उठाया था। प्रधानमंत्री के अपने कार्यकाल में सभी राष्ट्रपतियों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, चाहे वो ओबामा रहे हों, उसके बाद ट्रंप रहे हों और उसके बाद बाइडेन। विदेश मंत्री ने कहा कि इस स्थिति ने काफी सहायता की है। भारत में हो रहे बदलावों में से भी मदद मिली है। मैं जानता हूं कि दुनिया के बहुत से देश अमेरिका को लेकर घबराहट की स्थिति में हैं, लेकिन मैं साफ कर दूं कि भारत उनमें से एक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने कहा है कि साल 2024 दुनिया का सबसे गर्म साल होने की राह पर है। WMO का कहना है कि जनवरी और सितंबर के बीच का वैश्विक औसत तापमान 19वीं सदी के अंत के तापमान से लगभग 1.54 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साल 2015 में पेरिस में लगभग 200 देशों ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रभाव को कम की उम्मीद में शपथ ली थी कि तापमान के बढ़ते स्तर को सीमित करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यूएन का कहना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट अभी तक टूटा नहीं है, क्योंकि ये लंबे समय के औसत को दिखाता है। अरब और मुस्लिम देशों के नेता सोमवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंच रहे हैं। ये सम्मेलन गजा और लेबनान में इजराइल के साथ चल रहे युद्ध पर फोकस है। सऊदी अरब की सरकारी मीडिया एजेंसी वफा के मुताबिक फिलिस्तीनी और लेबनान क्षेत्रों में बढ़ती हिंसा ने अरब और इस्लामी नेताओं को तत्काल कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया है। रियाद में चल रहे इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब पहुंचे हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिन्यामिन नेतन्याहू ने पहली बार ये माना है कि हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाने वाले पेजर्स धमाके इजरायल ने किए थे। रविवार को इजरायली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने लेबनान में पेजर धमाके पर नेतन्याहू के हवाले से कहा। उन्होंने
यानी हिजबुल्लाह ने चेतावनी को नजरअंदाज किया। साथ ही इजरायली पीएम ने यह भी माना कि ट्रंप इजरायल को लेकर ईरान के खतरे के बारे में पूरी तरह से सहमत हैं। नेतन्याहू हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की मौत में इजरायली जिम्मेदारी को भी स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये दोनों ही हमले उनके आग्रह पर और सुरक्षा अधिकारियों के विरोध के बावजूद किए गए थे। इजरायल ने पहली बार आधिकारिक तौर पर दोनों हमलों की जिम्मेदारी को स्वीकार किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा के रहने या न रहने पर कहा है कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। गंभीर ने कहा कि हम आपको सही स्थितियों के बारे में बता देंगे, हमें उम्मीद है कि वो उपलब्ध रहेंगे, लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले ही कुछ पता चल जाएगा। गौतम गंभीर ने रविवार की सुबह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।